हेलो एवरीवन, वेलकम टू के लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस हिंदू लॉ में क्या होता है, किसको मेंटेनेंस देना होता है और किसको मेंटेनेंस मिलता है एज पर द हिंदू लॉ, उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली नेट और जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन सेक्शन 3B में दे रखी है। ये कहता है मेंटेनेंस इंक्लूड इन ऑल केसेस प्रोविजंस फॉर फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। बेसिकली कहने का मतलब है कि सारे केसेस मतलब कि अगर कोई पेरेंट्स मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, अगर कोई वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है या फिर कोई जो है चिल्ड्रन मेंटेनेंस क्लेम करे, तो उस केस में उसको फूड देना, उसको क्लोथिंग देना, उसको रेसिडेंस देना, उसको एजुकेशन देना और मेडिकल अटेंडेंस देना, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस में आएंगी। लेकिन अगर कोई अनमैरिड डॉटर है तो उसके केसेस में मेंटेनेंस उसके मैरिज का जो खर्चा है वो भी इंक्लूड होगा। ठीक है। और मनु ने बहुत अच्छी यहाँ पे एक बात कही है कि इन्होंने कहा है कि द एज पेरेंट, वर्चुअस वाइफ और इन्फेंट चाइल्ड जो है मस्ट बी मेंटेन इवन बाय डूइंग ए 100 मिसडीड। बहुत बार वो गलत चीज़ें भी करें तब भी उनको यहाँ पे मेंटेनेंस करना होगा, जो दूसरी वाली पार्टी की जिम्मेदारी। जैसे कि एज पेरेंट के केस में उनके जो मेजर चिल्ड्रंस हैं, चाहे वो डॉटर हो चाहे वो सन हो, उनको मेंटेन करना पड़ेगा। वाइफ के केसेस में हस्बैंड को मेंटेन करना पड़ेगा और चिल्ड्रन के केसेस में उनके पेरेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसी का जो पूरा प्रोविजन है वो आपको हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में देखने को मिलता है। तो चलिए उन सारे प्रोविजंस को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की, तो इसका सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 जो है मेंटेनेंस की बात करता है। सेक्शन 24 बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लीड की, और इसमें जो है बेसिकली एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग और ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो मेंटेनेंस दिया जाता है उसकी बात होती है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों यहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं एक दूसरे से। मतलब वाइफ अगर कैपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए तो हस्बैंड से क्लेम कर सकती है, और अगर हस्बैंड कैपेबल नहीं है तो वाइफ से क्लेम कर सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सामने वाले के पास जो है वो सफिशिएंट इनकम होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे नो इंडिपेंडेंस इनकम सफिशिएंट फॉर हर और हिज सपोर्ट एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। जो केस यहाँ पे कर रहा है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, उसके पास सफिशिएंट इनकम नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन देंगे हस्बैंड या वाइफ यहाँ पे, और ये कहेंगे कि सामने वाले से हमें जो है मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे बेसिकली दिलाया जाए, और मंथली जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पे जो है वो कोर्ट ऑर्डर करेगी। यहाँ पर जो है इनकम की बात करें तो यहाँ पर जो पिटिशनर होगा उसकी इनकम नहीं को देखा जाएगा यहाँ पे जब भी मेंटेनेंस दिया जाएगा, और जो सामने वाले की इनकम है जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है उनकी इनकम को यहाँ पे देखा जाएगा। कोर्ट इसको देखेगी, कंसिडर करेगी और उसके बाद मेंटेनेंस का अमाउंट यहाँ पर डिसाइड करेगी। प्रोसीडिंग सेल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्पेंस्ड ऑफ विद इन 60 डेज। जब भी ऐसी मेंटेनेंस की क्लेम होगा, मतलब कि प्रोसीडिंग को के खर्चे के लिए, और प्रोसीडिंग के पहले जो ख़त्म ना हो जाए मेंटेनेंस की, जब प्रोसीडिंग जो ख़त्म होती है उससे पहले के मेंटेनेंस के लिए जो क्लेम किया जाएगा, इस सारी प्रोसीडिंग को कोर्ट को 60 दिन के अंदर यहाँ पे ख़त्म करना होगा। आगे हम वही बात करें हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 की, तो ये परमानेंट एलिमनी की बात करता है, मेंटेनेंस की बात करता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाएगा कंप्लीटली, तब उसके बाद जो है हस्बैंड या वाइफ को एक दूसरे को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिग्री और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर ऑफ, या तो डिग्री जब कोर्ट पास कर रहा है डिवोर्स वगैरह की तब या तो यहाँ पे ये मेंटेनेंस दिया जाएगा, या फिर उसके कुछ दिन बाद भी यहाँ पे पिटीशन फाइल की जा सकती है, या तो हस्बैंड की तरफ से या तो वाइफ की तरफ से। कोर्ट ऑर्डर करेगा पे मेंटेनेंस की। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली या तो मंथली पे होगा या फिर ग्रॉस सम ऑफ मनी, कि आप 3 महीने पे दें, पीरियोडिकल दें, 6 महीने पे दें, या साल में आप इतना अमाउंट अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, इनकम ऑफ दी रिस्पॉन्डेंट और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे जो है वो मेंटेनेंस यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। कोर्ट को अगर लगता है कि कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया है किसी भी पार्टी की तरफ से, तो वहाँ पे कोर्ट जो है उस मेंटेनेंस के अमाउंट को वेरी कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और रिसाइन कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी पार्टी मैरिज कर लेती है तो उस केस में मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जिससे आपने शादी करी उसकी लायबिलिटी हो गई आपको मेंटेन करने की। वाइफ के केस में अगर वाइफ की चेस्टिटी जो है ख़त्म हो जाती है तो उस केस में उसको अब मेंटेनेंस यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा या उसका मेंटेनेंस ख़त्म कर दिया जाएगा। हस्बैंड के केस में अगर हस्बैंड जो किसी और लेडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है तो वहाँ पर जो है उसको फिर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि मेंटेनेंस में आपको हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ने। अब हम बात करते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के
में क्या क्या प्रोविजंस हैं मेंटेनेंस का। सो अब बात करते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 को। सेक्शन 18 बात करता है कि अगर कोई भी वाइफ जिसकी शादी इस एक्ट के आने से पहले हुई हो या इस एक्ट के आने के बाद हुई हो, उसको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मिलेगा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जब तक हस्बैंड जिंदा है, हस्बैंड को जो है मेंटेनेंस देना है अपनी वाइफ को, और जब तक वाइफ ऑब्वियसली बात है जिंदा है, वाइफ को मेंटेनेंस यहाँ पे मिलेगा। इसका जो क्लाउज 2 है वो ये कहता है कि वाइफ अगर 7 ये ग्राउंड हैं उसमें अगर हस्बैंड से अलग रहती है इन 7 ग्राउंड में किसी भी एक ग्राउंड से, तो वहाँ पे वो हस्बैंड से सेपरेट रह के भी जो है हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। उसका मेंटेनेंस का राइट यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। सबसे पहला है हस्बैंड अगर गिल्टी है डिजर्शन के लिए, ठीक है, मतलब कि उसने वाइफ को छोड़ रखा है बिना किसी रीज़न के, बिना वाइफ की कंसेंट के, और वहाँ पर जो है उसको विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है अपनी वाइफ को, बेसिकली कहने का मतलब है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हस्बैंड जो उसको क्रुएलिटी उसके साथ करता है, उसको मारता है पीटता है, चाहे वो आपकी फिजिकल क्रुएलिटी हो या मेंटल क्रुएलिटी हो, दोनों यहाँ पे इंक्लूड होता है। मतलब कहने का यहाँ पे है कि इस तरीके का उसके साथ एक्ट कर रहा है कि उसकी वाइफ के जो दिमाग में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन आ रहा है कि उसका अपने हस्बैंड के साथ रहना हार्मफुल है और इंजूरियस है उसकी लाइफ के साथ, ठीक है। मतलब हस्बैंड के साथ अगर वो रहेगी तो उसकी लाइफ को खतरा है, बेसिकली कहने का मतलब है। अगर जो है हस्बैंड जो है वेनरल फॉर्म ऑफ लिप्रोसी से जो है वो ग्रस्त है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है 2019 के अमेंडमेंट एक्ट से, पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से जो है इसको हटा दिया गया है। इसके बाद आता है वाइफ जो है उसकी कोई दूसरी वाइफ है और वो दूसरी वाइफ के साथ रह रहा है, अगर वो कॉन्क्यूबाइन रखता है या फिर कॉन्क्यूबाइन उसकी कहीं और रहती है और उसके साथ हैबिचुअली उसके पास जाके उससे मिलता है, उसके साथ जो भी है फिजिकल रिलेशन वगैरह इस्टेब्लिश करता है। इफ़ ही सीज टू बी हिंदू, अगर वो अपना धर्म त्याग देता है और कोई दूसरा धर्म मुस्लिम बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, तो उस केस में वाइफ उससे अलग रह सकती है और उससे मेंटेनेंस मांग सकती है, या फिर कोई भी ऐसा ग्राउंड जो कि जस्टिफाई है उसका सेपरेट रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वो कहीं और जॉब करती है, ठीक है, तो जॉब करी तो कहीं और रह रही है, या फिर उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब और माँ की तबीयत देखने के लिए मैं बेसिकली अपने माँ के घर रह रही है, तो ये बेसिकली रीज़न हो सकते हैं, जस्टिफाई ग्राउंड है, और यहाँ पे वो अलग रह के भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस यहाँ पे लेगी। नेक्स्ट है कि दिस राइट ऑफ हिंदू वाइफ इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इसका जो क्लाउज 3 है वो कहता है कि 2 केसेस में वो सेपरेट रहने के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। पहला कि अगर वो अनचेस्ट हो गई हो, ठीक है, अगर वो अपनी मतलब जो पवित्रता है उसकी उसने वो खो दी है, या फिर वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो मतलब वो मुस्लिम बन गई है, क्रिश्चियन बन गई है, तो उस केस में फिर उसको यहाँ पे वो सेपरेट रेसिडेंस पे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, मतलब कि विधवा जो बहू है, बेसिकली कहने का मतलब है उसकी मेंटेनेंस की, तो वो जो है अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम करेगी, है ना, पहली बात तो ये। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन ये है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर कि उसके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, खुद की अर्निंग प्रॉपर्टी या कोई भी अदर प्रॉपर्टी, जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर पाए, ठीक है, या फिर उसकी पास कोई ऐसा मेंटेनेंस का साधन ना हो जो मेंटेनेंस, बेसिकली कहने का मतलब है क्योंकि कोई ऐसी प्रॉपर्टी से आ रहा हो जो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है, या उसके फादर की प्रॉपर्टी है, या उसके मदर की प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर उसके सन या उसके डॉटर की प्रॉपर्टी। बेसिकली कहने का मतलब है कि उसके बच्चे, उसके माता, उसके पिता, उसके हस्बैंड की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हो जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सके, ठीक है, और उसका खुद की भी कोई प्रॉपर्टी ना हो जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सके। तो इन सारे केसेस में क्या होगा, इन सारे केसेस में वो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस मांगेगी। लेकिन फादर इन लॉ कब मेंटेन करेगा, जब फादर इन लॉ खुद कैपेबल होगा मेंटेनेंस कर देने के लिए, ठीक है। फादर इन लॉ ही मान लीजिए गरीब है बेचारा, उसके पास ही पैसा नहीं है, वही कैपेबल नहीं है उसको मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे फादर इन लॉ के पास लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। वही कह रहा है कि डज नॉट हैव द मीन्स टू डू सो फ्रॉम एनी कोपार्सनल प्रॉपर्टी इन हिज पोजीशन आउट ऑफ विच द डॉटर इन लॉ इज नॉट ऑब्टेन एनी शेयर, ठीक है। फर्दरमोर हिज ऑब्लिगेशन सीज्ड इन ऑल केसेस व्हेन द डॉटर इन लॉ रीमैरी, अगर उसकी डॉटर इन लॉ किसी और से शादी कर लेती है तो फादर इन लॉ के ऊपर से लायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी उसको मेंटेन करने की। देन नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर तो मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट की, तो सेक्शन 20 इसकी बात करता है। बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे कहता है कि जो भी आपके बच्चे हैं, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे वो इलेजिटिमेट हो, उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और अपने जो भी एज और इन्फर्म पेरेंट्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी लेजिटिमेट चाइल्ड है वो अपने जो है फादर से अपना मेंटेनेंस, अपनी मदर से अपना मेंटेनेंस मांगेंगे जब तक वो चाइल्ड माइनर हैं, ठीक है। However, it is expressly provided that in obligation of the person to maintain his or her aged or infant parents or daughter who is unmarried extend only as far as the parent or unmarried daughter as the case may be is unable to maintain himself, ठीक है। पेरेंट्स के लिए और अनमैरिड डॉटर के लिए मेंटेनेंस का प्रावधान तब तक है जब तक वो अपने आप को मेंटेन ना कर पाए। मान लीजिए डॉटर के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई, पेरेंट्स के पास 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो अब आपको मेंटेन नहीं करना है उसको, ठीक है। और यहाँ पर
उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिससे वो खुद की कोई, या तो उनकी कोई खुद की अर्निंग नहीं है या कोई उनके पास प्रॉपर्टी है जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सके, तभी इस केस में यहाँ पे मेंटेनेंस की बात आती है। अदरवाइज मेंटेनेंस उनको करने की जिम्मेदारी नहीं होती है पेरेंट्स की, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेसली क्लियरफाइड सेक्शन 20 दैट द पेरेंट्स एज यूज ऑल्सो एबव इंक्लूड्स द चाइल्डलेस स्टेप मदर। चाइल्डलेस स्टेप मदर का मतलब है कि वही कि ये फादर है हमारे ए, ठीक है, इनकी एक बीवी थी बी और इनकी एक बीवी थी सी। अब बी का कोई बच्चा था, मान लीजिए बी से उनको कोई एक बच्चा था डी यहाँ पर, ठीक है। अब इनकी मौत हो गई, इनकी भी मौत हो गई, ठीक है। तो ये जो है इनसे, इस डी से क्लेम कर सकते हैं क्योंकि सी का कोई भी चाइल्ड नहीं था। तो सी का कोई चाइल्ड नहीं था, सी जो है इसकी डी की स्टेप मदर है, लेकिन इनका कोई चाइल्ड नहीं था, तो इसलिए सी जो है वो डी से यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कहने का पॉइंट है यहाँ पर। आगे बात करें तो कुछ डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है। इन डिपेंडेंट्स को मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी होती है। तो जैसे कि फादर, मदर, विडो, सन, फिर सन के केस में बहुत सारे एक आगे चले जाएंगे, अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, ठीक है, विडो ऑफ हिज सन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, माइनर इलेजिटिमेट सन, ठीक है, और इलेजिटिमेट डॉटर, ठीक है। ये एक बार आप देख लीजिएगा स्क्रीन, मतलब रोक के आप देख सकते हैं इसको। ये सारे लोग बेसिकली डिपेंडेंट्स होते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है अदर लोगों की। जैसे कि फादर हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में उनका सन या डॉटर होंगे, मदर है तो उनके सन एंड डॉटर होंगी। तो यहाँ पर बेसिकली इनके ऊपर जो अदर लोग हैं, मतलब जो सामने वाली पार्टी है, फादर के केस में जैसे कि मैंने बताया कि उनका सन एंड डॉटर, मदर के केस में उनका सन एंड डॉटर, विडो के केस में जो है वो उनके फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये जो है इन लोगों की जिम्मेदारी होगी इन लोगों को मेंटेन करने की, और मेंटेन करने के लिए भी डिपेंड वही बात सारी चीज़ें कि ये लोग अनेबल हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, इनके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, और सामने वाला कैपेबल हो मेंटेन करने के लिए, तभी वो यहाँ पे मेंटेन करेगा, अदरवाइज मेंटेन नहीं करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप ये पूरा मेंटेनेंस का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।